नीम गांव में सब कुछ कुशल मंगल होता था। गांव की समृद्धि और खुशहाली देखकर बहुत सारे लोग वहां व्यापार करना चाहते थे, लेकिन गांव होने के कारण गांव वाले अपने रोज के संसाधन खुद ही जुटाया करते थे, जैसे कि अनाज वो अपने खेतों में उगाया करते थे और कपड़े सूती के पहना करते थे। नीम गाके पर एक दिन विनोद भैया की नजर पड़ी। विनोद भैया शहर में अपनी दुकान चला रहा था, लेकिन वहाँ उसकी दाल नहीं गल रही थी। एक दिन उसकी दुकान के बाहर से कुछ लोग नीम गाके के बारे में बातें करते हुए जा रहे थे। इसे सुनकर विनोद भैया बोला, नीमगन गांव, मैंने बहुत सुना है इस गांव के बारे में। आखिर क्या बात है, मैं भी तो देखूं। वैसे शहर में संसाधनों की कमी तो नहीं है, पर यहाँ मेरा कुछ हो भी नहीं रहा। एक बार उस गांव में जाकर अपनी किस्मत आजमा लेता हूँ। अगली सुबह विनोद गांव के लिए रवाना हुआ। वो वहां देखता है कि चारों ओर खुशहाली है, चारों तरफ खेत खलिहान हैं और लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। यहाँ तो मेरा राशन का व्यवसाय नहीं चलेगा और ना ही दूध का, क्योंकि सभी के घरों में गाय और भैंस हैं। ऊपर से ये लोग खेती भी करते हैं। लेकिन विनोद भैया दिमाग से बहुत शातिर और लालची था। वो रातों रात एक योजना बनाता है। जब पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, सभी लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, विनोद भैया फसल खराब करने वाला स्प्रे लोगों के खेतों में छोड़ देता है। यहाँ तक कि मेंढक और कीड़े भी मर जाते हैं और वो वापस शहर के लिए रातों रात ही रवाना हो जाता है। वो जानता था कि अब ये सही समय है गांव में अपना व्यापार स्थापित करने का। वो जल्दी गांव में एक दुकान लेकर वहां राशन की दुकान खोल देता है। उन दिनों सभी गांव वालों की फसलें एक साथ खराब हो गई थी, इसलिए लोगों को अनाज की जरूरत थी। अरे रोहन के पापा, ये देखो गांव में एक नई राशन की दुकान खुली है। आओ आओ, यहाँ जरूरत का सारा सामान मिलेगा, है ना? शैम्पू से लेकर तेल तक, दाल चावल से लेकर चीनी तक, जो भी चाहिए सब मिलेगा। आओ आओ, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का सामान दूंगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा मन बहुत घबरा रहा था कि अब गांव वालों का क्या होगा, न जाने किसकी नजर लग गई। खैर, अब भैया 5 किलो आटा और 2 किलो चीनी तोल दो। विनोद ने गांव में राशन की दुकान जमाने के लिए बहुत पापड़ बेले थे, तो वो ईमानदारी से काम करने वाला नहीं था। ये तो बहुत कम लग रहा है। 5 किलो आटे का वजन इतना तो नहीं होता। अरे पहली बार राशन खरीद रही हो क्या? मैं यहाँ शहर से इतनी दूर अपना कारोबार करने आया हूँ, तो क्या मैं बेईमानी करूंगा? भलाई का तो जमाना ही नहीं है। भाई साहब सही कह रहे हैं। हमारी तो घर की खेती थी, तो आज तक हमने बाहर से कुछ खरीदा नहीं। अब बेवजह किसी की रोजी रोटी पर शक मत करो। इन्हें पैसे दे दो और चलो घर चलते। और ऐसे ही विनोद भैया खूब कमाई करने लगा। कुछ दिनों बाद उसने अपनी दुकान पर काम करने के लिए कुछ छोटे बच्चों को भी रख लिया था। सुन, तू काम पे जल्दी आ जाना कर। कल से अगर तू 5 मिनट भी लेट आया ना, तो तेरी तनख्वाह नहीं दूंगा, बता रहा हूँ। अब जल्दी आकर काम पर लग, ग्राहक आते ही होंगे, समझा? ऐसे ही लोगों के खेत फिर से हरे भरे होने वाले थे। वो फिर से खेतों में जाकर दवाई और कीड़े छोड़ देता था, जिससे फसल तबाह हो जाती थी और लोगों को अपनी खेती छोड़कर विनोद भैया से ही सामान खरीदना पड़ता था। एक दिन गांव की पंचायत में लोगों की फसलों के बारे में सवाल उठा। प्रधान जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हम अपने खेतों में खेती करके अनाज को शहरों तक पहुंचाकर पैसे कमाया करते थे, लेकिन कुछ समय से ना जाने कैसे खेतों की फसलें अपने आप ही खराब हो रही हैं। लगता है टिड्डियों का समय लौट आया है। अरे प्रधान जी, अगर ऐसा होता तो फिर हमें भी तो नजर आती। वो टिड्डियां कोई जादूगरनी तो है नहीं जो रातों रात आएं और दिन में गायब भी हो जाएं। अगर इसका कोई समाधान नहीं निकला ना प्रधान जी, तो बता रहे हैं हम सब सड़क पे आ जाएंगे। मेरी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो तो विनोद भैया की दुकान की वजह से अनाज की उतनी तंगी नहीं है, लेकिन आगे चलकर भारी मुसीबत हो सकती है। इससे पहले विनोद की दुकान के बारे में कोई और बात हो पाई, विनोद बड़ी ही चालाकी से फटाफट बात के बीच में कूद गया। अरे भाई साहब, मैं तो आप लोगों की सेवा करने ही आया हूँ। जब तक मुझसे हो सकेगा मैं आपकी सेवा करूँगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन विनोद, हमारे गांव में तुमने जब दुकान खोली, ठीक उसी समय फसलें भी बर्बाद हो गई थी।
क्या तुम्हें कोई सपना आया था? है अरे अब वो अरे अरे प्रधान जी, ये तो बस इत्तेफाक था, भगवान का कोई उपकार ही समझिए। रही बात फसलों की, थोड़े समय तक खेती करना बंद कर दीजिए, अभी समय खराब है, कुछ समय बाद फिर से खेती करना शुरू कर देना, थॉटफुल है ना? अब कुछ समय तक गांव वालों ने खेती का ख्याल भी त्याग दिया, लेकिन अब दिन ब दिन विनोद का लालच बढ़ता गया। अरे सुबह होने में अभी 2 घंटे बाकी हैं, जल्दी जल्दी ये पीले कंकड़ दाल में डाल दें और ये सफेद वाले चावल में मिला देता हूँ। अरे चीनी में प्लास्टिक भी तो मिलाना बाकी है। विनोद को ये काम करते करते सुबह हो गई। मालिक, दरवाजा खोलिए, मैं आ गया। तेरी टाइमिंग हमेशा ही खराब है, चल जल्दी से अंदर आ। विजय भी अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद विजय बहुत हड़बड़ाते हुए विनोद से बोला, मालिक, मेरी माँ बहुत बीमार है, इलाज के लिए पैसों का होना बहुत जरूरी है और आपने 3 महीने से मेरी तनख्वाह भी नहीं दी है, तो क्या मुझे 3 महीने की तनख्वाह के साथ थोड़ा पैसा एडवांस में मिल सकता है? एडवांस तनख्वाह चाहिए तुझे? अरे तेरी 3 महीने की तनख्वाह में से बहुत पैसे काटने वाले हैं रे। कोई भी काम तूने ठीक से नहीं किया, हमेशा कस्टमर दरवाजे पर खड़े रहते हैं, लेकिन तेरे हाथ बहुत धीरे चलते हैं। लेकिन आपकी दुकान में काम बहुत ज्यादा है और करने वाला मैं अकेला। आज तनख्वाह भी समय पर नहीं देते। मैं बहुत गरीब हूँ मालिक, और मेरी माँ भी बीमार है। ऐसा मत करो मेरे साथ। लगता है तेरी जुबान बहुत चल रही है, अभी ठिकाने लगाता ऐसा हूँ। कहकर विनोद उस बच्चे को बहुत मारता है। और उसे धक्का मारकर अपनी दुकान से बाहर फेंक देता है। अब निकल जा यहाँ से और लौट कर कभी मत आना। हाँ, नहीं दूंगा मैं तुझे कोई पैसे। विनोद भैया ने उस बच्चे को काम से निकाल दिया और उसके पैसे भी नहीं दिए। वो बच्चा बेचारा पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रो रहा था। तभी पास से गुजरती हुई एक टीचर उसके पास आई। बेटा, तुम रो क्यों रहे हो और यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? क्या बात है? घर कहाँ है तुम्हारा? अब मैं किस मुंह से घर जाऊं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। विनोद भैया ने मुझे मेरे काम के पैसे भी नहीं दिए और मुझे काम से भी निकाल दिया और मुझे बहुत मारा। मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं उनकी दवाइयाँ कहाँ से लाऊं? तुम इतनी कम उम्र में काम कर रहे थे, यह तो बाल मजदूरी हुई और ऊपर से तुम्हारा शोषण भी हुआ है। तुम अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो बेटा, वहाँ तुम इंस्पेक्टर को सब बताना, वो तुम्हें तुम्हारा हक जरूर दिलाएंगे। ऐसा कहकर वो टीचर विजय को पुलिस स्टेशन ले गई। इंस्पेक्टर साहब, ये बच्चा 14 साल का भी नहीं है और विनोद भैया ने इसे अपनी दुकान पर काम पर रखा था। विनोद भैया ने इसे 3 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी और उसे बहुत मारा। आपको इसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। अरे, आपको क्या लगता है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर पुलिस स्टेशन चली आएंगी और यहाँ पुलिस हाथ में चूना लेकर आपकी शिकायत का इंतजार करेगी? इस स्टेशन में और भी बहुत भारी मुद्दे हैं संभालने को। कैसे इंस्पेक्टर हो आप? कानून का काम होता है जनता की रक्षा करना, लेकिन आप तो इंस्पेक्टर के नाम पर कलंक हो। अरे अब जाओ बहन, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं यहाँ पर। टीचर विजय को दिलासा देते हुए स्टेशन से बाहर निकली। तभी उसी समय पुलिस चौकी में एक औरत अपने पति के साथ चलाते हुए दाखिल हुई। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा आज अस्पताल में एडमिट है, सिर्फ उस विनोद की वजह से। हम उसकी दुकान पर भी विरोध करने गए थे साहब, लेकिन उसने गुंडों को दुकान के बाहर खड़ा कर दिया। अब आप हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर तुम्हारा बेटा बीमार है तो ये कोई अस्पताल तो है नहीं, न मैं तुम्हें कोई दवाइयां दे सकता हूँ। वह बीमार है तो उसके बीमार होने की बहुत सी वजहें हो सकती हैं। तुम्हें कैसे पता कि विनोद की वजह से तुम्हारा बेटा बीमार हुआ? इंस्पेक्टर साहब, उसके अनाज में कंकर होते हैं और मसाले में जो रंग है वो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। हमारे बेटे की तरह और लोग भी बीमार ना हो, इसलिए हम यहाँ शिकायत दर्ज कराने आए हैं। इतने में ही कुछ और गांव वाले पीछे से विनोद के खिलाफ आवाज उठाने लगे। लोगों की भीड़ देखकर इंस्पेक्टर को अब विनोद भैया की दुकान पर जाना ही पड़ा। अरे साहब, आइए आइए। मुझे तुम्हारे खिलाफ बहुत सी शिकायतें आई हैं विनोद। क्या है तुम्हारी दुकान में?
अरे हाँ साहब, अरे साहब इतनी जल्दीबाजी क्या है? यहाँ आइए ना, कोने में यहाँ बात करते हैं, आइए आइए। विनोद अपनी दुकान के अंदर ले जाकर इंस्पेक्टर रजत को रिश्वत दे देता है। इतनी सेवा पानी ठीक है साहब, अगर कुछ और चाहिए हो तो बताइए। आज तो मैं अकेला आया हूँ, लेकिन अगली बार शिकायत मिली तो मेरी पूरी टीम आएगी। अरे नहीं नहीं, आगे से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। इंस्पेक्टर के जाने के बाद विनोद ने चैन की सांस ली। अरे वैसे भी इस गांव से मुझे जितना मिलना था मिल गया है, अब अपना ठिकाना बदलना होगा। आज तो बच गया, लेकिन ये गांव वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनके पास मुझसे सामान लेने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं। हाँ जी, वो रोहन को। अरे कितनी बार कहा है कि ड्यूटी के बीच में परेशान मत किया करो, पर तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। रोहित, क्या हुआ रोहित को? क्या हुआ? इंस्पेक्टर रजत फौरन अपने घर पहुंचा। उसने देखा कि उसके घर में चारों ओर मातम फैला है। उसका बेटा सफेद चादर में लिपटा जमीन पर लेटा है। वो अपने बेटे के सामने बैठकर चीखने लगा। ये सब कैसे हुआ? अचानक से ये क्या हुआ मेरे बेटे को? मेरे बेटे की ये हालत किसने की? विनोद भैया की दुकान से लाए हुए राशन से मैंने खाना बनाया था। रोहित को मैंने वही खिलाया। सुबह अचानक इसके पेट में दर्द हुआ तो इसे लेकर अस्पताल गई और कुछ समय बाद डॉक्टर ने ये पूरी खबर सुना दी। न जाने किसकी बुरी नजर लग गई है। हाय मेरा बेटा। ये देखकर इंस्पेक्टर रजत का दिल झंझना उठा। इंस्पेक्टर रजत ने खुद से वादा किया कि वो कभी भी लालच और गद्दारी नहीं करेगा। अगले दिन जब वो स्टेशन पहुंचा, तब उसने फौरन अपनी टीम को लेकर विनोद भैया की दुकान पर जाने का फैसला किया। अरे मालिक, आप आज फिर से आ गए। पिछली बार माल पानी कम पड़ गया था क्या? वैसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए आइए। अरे तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो। एक और धारा लगाकर तुम्हारी सजा बढ़ा दूंगा। तुम्हारे खिलाफ बहुत शिकायतें हैं। अब तुम और बुरा नहीं कर सकोगे। हवलदार, इसे पकड़कर थाने ले जाओ और इसकी दुकान पर हमेशा के लिए ताला लगा दो।